प्यारे भैया बहन, आज का दिन आपका मंगलमय हो। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण। हम सत्ता को विकेंद्रित करके तब जो है इसको अच्छा तरीके से समझ सकते हैं और अपनी शासन व्यवस्था को अच्छा कर सकते हैं। देखिए, हमने अभी पिछले वीडियो में पढ़ा है कि हमारे देश में संघीय सरकार 2 या अधिक स्तर वाली होती है। अपने देश में 2 स्तर वाली सरकार की चर्चा हमने पिछले वीडियो में किया है, लेकिन भारत जो है एक विशाल देश है। सिर्फ 2 स्तर के शासन व्यवस्था से बढ़िया शासन व्यवस्था नहीं चल सकता है। इसके लिए हमको सत्ता का विकेंद्रीकरण करना होगा, सत्ता को और आगे बढ़ाना होगा। आपको बता दें, भारत के प्रांत जो है यूरोप के स्वतंत्र राष्ट्रों से भी बड़े बड़े हैं। भारत का एक प्रांत यूरोप के स्वतंत्र राष्ट्र से भी बड़े बड़े हैं। जनसंख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो है वह रूस से बड़ा है। महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर में है। भारत का अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर अगर देखा जाए तो बहुत सारी विभिन्नताओं से भरा हुआ है। राज्यों में भी सत्ता को बांटने की ज़रूरत है। भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तर पर करने की ज़रूरत है। जब तक यह 3 स्तर पर नहीं होगी तब तक हम इसको नहीं कर सकते हैं। देखिए, तीसरे स्तर यानी स्थानीय सरकार का हो, प्रांतीय स्तर की सरकार से नीचे हो। भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे तर्क भी दिया गया है कि 3 स्तरों की सरकार का संघीय ढांचा सामने हमने लाया है। तीसरे स्तर को स्थानीय शासन कहा जाता है। ये तीसरे स्तर की जो सरकार होगी यह स्थानीय सरकार होगी। जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन दोनों सरकारों से शक्ति लेकर के स्थानीय सरकार को दी जाती है। जब दोनों सरकार से शक्तियां थोड़ी थोड़ी ले ली गई और यह स्थानीय सरकार को दे दी गई तो इसी को हम सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। यही सत्ता का विकेंद्रीकरण है। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? विकेंद्रीकरण का मतलब ही होता है कि 2 या 2 से अधिक लोगों से अधिकारों को लेकर तीसरे को देना, ये विकेंद्रीकरण है। विकेंद्रीकरण के पीछे सोच क्या है? अनेक मुद्दे और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर होना चाहिए। देखिए, लोग अपने इलाके की समस्या के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। लोगों को इस बात को भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च होना चाहिए और कहाँ पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। इसकी कुशलता से उपयोग एक स्थानीय व्यक्ति ही जान सकता है। स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसला में सीधे भागीदारी बनना भी संभव हो जाता है। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत बढ़ती है। स्थानीय सरकार की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा आपको तरीका है। देखिए, आपको बताते हैं, विकेंद्रीकरण की ज़रूरत हमारे संविधान में भी बताई गई है। संविधान भी कहता है कि नहीं, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना चाहिए, तभी लोकतंत्र का जो है असली स्वरूप सामने दिखाई देगा। गांव और शहर के स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण की कई कोशिशें की गई, कई प्रयास किए गए। सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत का बनाया गया, शहर स्तर पर नगर पालिका की स्थापना की गई। राज्य सरकार के सीधे नियंत्रण में इसको रखा भी गया था कि ये क्या है, ये क्या नहीं है। स्थानीय सरकार के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे। इसके पास न तो अपना कोई अधिकार था,
न संसाधन। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण नाम मात्र का हुआ था, लेकिन असली तरीके से सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं हो पाया था। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम जो है 1992 में सरकार उठाई। संविधान में संशोधन किया गया और लोकतांत्रिक व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया, प्रभावी बनाया गया। देखिए उसमें क्या क्या बनाया गया, कौन कौन से अधिकार दिए गए जिससे ये इतना शक्तिशाली और प्रभावशाली बना। सबसे पहला कि स्थानीय स्वशासी निकाय के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता की गई। दूसरा था निर्वाचन स्वशासी निकाय के सदस्य पदाधिकारी के पद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े जातियों के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई कि जब तक इसमें सीट आरक्षित नहीं होंगे ये हमारे समाज के पिछड़े लोग नहीं बढ़ सकते हैं। तीसरा था कि कम से कम 1/3 पद पर महिलाएं रहेंगी, तभी जो है यह महिलाओं की भागीदारी इसमें हो सकती है, नहीं तो इसमें महिलाओं की भागीदारी नहीं हो सकती। अब आपको चौथा है हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक एक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। यही संस्था जो है आपको नियमित समय पर, सही समय पर यह चुनाव करने और कराने का काम करेगी। अगला है राज्य सरकार को अपने राजस्व और अधिकार का कुछ हिस्सा जो है स्थानीय निकाय को देना पड़ता है, ये देते हैं। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग है। देखिए गांव में के स्तर पर मौजूद जो हमारा स्थानीय स्वशासन व्यवस्था है, जो पंचायती राज के नाम से जाना जाता है, प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है। यह एक तरह का परिषद है जिसमें कोई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। सदस्य वार्ड से चुने जाते हैं और एक अध्यक्ष जो होता है वो भी उन्हीं लोगों में से चुना जाता है। सामान्यतः उन्हें हम पंच भी कहते हैं। जो सदस्य वार्ड में चुने जाते हैं वही पंच कहलाते हैं। अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। इनका तो चुनाव होता है, अध्यक्ष का भी चुनाव होता है और उनके साथ साथ आपको पंच का भी चुनाव होता है। इनका चुनाव गांव और वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग जिनका उम्र 18 वर्ष से अधिक हो गया है, वो स्त्री पुरुष जिनका उम्र 18 वर्ष से अधिक हो गया है, वे सभी लोग इस मतदान में हिस्सा लेते हैं। यह पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था है। पूरे पंचायत में अगर किसी भी प्रकार के कोई भी दंगे या कोई भी समस्याएं आती है उस पर ये फैसला ले सकते हैं। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। ये ग्राम सभा जो है ये पंचायतों की देखरेख का काम करती है। गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। इससे ग्राम पंचायत का बजट पास करने और उसके कामकाज की समीक्षा करने के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठक करनी पड़ती है, तब जो है यह काम होता है। स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक का होता है। ये ऐसी प्रक्रिया बनी है जो एक ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक किया जाता है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। इसे मंडल या प्रखंड कहा जाता है या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कहा जा सकता है। इसके सदस्यों का चुनाव जो है आपको उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। किसी जिले के सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद जो है वो बनता है।
जिले की सभी पंचायत समिति मिलकर के जिला परिषद का गठन करती है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्य का चुनाव होता है। जो जिला परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका भी चुनाव होता है। जिला परिषद में उस जिले में से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक, जिला स्तर के संस्था के कुछ अधिकारी भी इस सदस्य के रूप में होते हैं। ये भी उसके सदस्य माने जाते हैं। इनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्था शहर में भी काम करती है। शहर में नगर पालिका होती है जो आपको नगर के सभी प्रकार के कामों को करती है। शहर में नगर पालिका का गठन होता है। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। उसके भी निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को मेयर भी कहा जाता है जो नगर के स्थानीय जनता के द्वारा जो मेंबर चयनित होते हैं उसी में से एक व्यक्ति को मेयर नियुक्त किया जाता है। स्थानीय सरकार की यही नई व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा हिस्सा बताती है कि यह लोकतंत्र का दुनिया में सबसे बड़ा जो है हिस्सा है। इसका बहुत बड़ा प्रयोग भी है। नगर पालिका और ग्राम पंचायत के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। ये 36 लाख लोग चुन करके जनता के द्वारा आते हैं। दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से कहीं यह संख्या ज़्यादा है। स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ और मजबूत हो चली है। इसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज़ को मजबूत किया जा रहा है। इन सब के बावजूद भी अनेक परेशानियां कायम है। इतने होने के बाद भी इसमें बहुत सारी परेशानियां हैं और लोग बड़े उत्साह से इसमें हिस्सा भी लेते हैं, लेकिन ग्राम सभाओं की बैठक नियमित रूप से नहीं होती। वो मनचाहे ढंग पर आधारित हो जाती है। अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकार को पर्याप्त अधिकार नहीं दे पाए हैं। इसके कारण हम स्वशासन की आदर्श स्थिति से काफ़ी दूर हैं, इसको कर नहीं पा रहे हैं। तो देखिए इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें इस स्थानीय स्वशासन में हमको मिला है। तो आज जो हम लोग पढ़े हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये लाभ है कि जब तक हम सत्ता का विकेंद्रीकरण करते रहेंगे स्वशासन अच्छा ढंग से चलता रहेगा, आम लोगों की विकास नियमित होता रहेगा, चलता रहेगा। अब आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।